हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव का माहौल गर्मा चुका है। तमाम सत्तासीन पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर माथापच्ची कर रही हैं, तो कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी हरियाणा के दौरे पर निकला है और तमाम चुनावी सरगर्मियों से आपको रूबरू करवा है। इस वक्त हम हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा में हैं और हमारे साथ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव साहब हैं और जो कि वर्तमान में विधायक हैं, और उनके कार्यकाल और तमाम पहलुओं से इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से कोसली जो इनके आने से पहले इनको मिली और अब 5 साल में इन्होंने कोसली के लिए क्या काम करवाए हैं। यादव साहब, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। कोसली को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी के दर्शकों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, और उसके बाद कोसली का जैसे आपने चर्चा करी है, कोसली हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण अंचल है, और आपने देखा कि मुख्य रूप से 5-6 समस्याएं जो होती हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, और कृषि क्षेत्र है तो उसका समय पे उत्पादन की बिक्री हो जाए, मंडियों का प्रबंध हो जाए, तो मुख्य रूप से ये डिमांड ज़्यादातर रहती है लोगों की। तो मैंने इस 5 साल के अरसे में, जिसमें 2 साल कोविड का समय था, 1 साल किसान आंदोलन था, और पार्टी ने भी 5 बार मुझे जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता के रूप में ज़रूरत पड़ी, चुनाव में कई प्रदेशों में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमने, चाहे रोड कनेक्टिविटी की मैं अगर बात करूं, तो 97 नए रोड हमने गांव से जोड़ने का जो काम किया है, इसमें काफ़ी रोड कंप्लीट हो गए हैं, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ की टेंडर लगे हुए हैं। तो 97 से ऊपर रोड लगभग हमने नए बनाने का प्रयास किया है। दूसरा, 120 रोड जो मार्केटिंग बोर्ड के थे, PWD के थे, उनको सबको रिपेयर कराने का काम करा, तोड़ के दोबारा बनाने का काम करा। इसलिए सड़कों में हमने 250 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो कोसली विधानसभा में इस अरसे में लगे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं नहरों की बात करूं, क्योंकि आपने देखा कि स्टार्टिंग में मैं सदन में भी बोला कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा सारा एरिया कल्लर और खारी पानी का एरिया है, गहरा पानी का एरिया है। तो हमने कहा SYL का भी नतीजे में समय लगेगा, लेकिन जो वर्तमान पानी है उसकी हिस्सेदारी भी हमारी बढ़ा दी जाए, ताकि उस क्षेत्र में भी किसानों को फायदा हो, जल स्तर मेंटेन हो। तो आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, और उन्हीं के पास ये महकमा भी था, तो उन्होंने इस पे फोकस किया। भाई पानी अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा पानी बढ़ सकता है जी, लेकिन पानी तब बढ़ेगा जब नहरों की कैपेसिटी बनेगी। आज वर्तमान में इतनी कैपेसिटी नहीं है, पानी बढ़े हुए को समा सके। तो आपको ताज्जुब होगा कि हमने सारी नहरें दोबारा तुड़वा के बनवाई पूरे क्षेत्र की, चाहे वो धनिया माइनर थी, चाहे वो जखाड़ा माइनर थी, चाहे वो मुंदड़ा माइनर थी, सुरमा कतोपरी माइनर थी, रतनतल माइनर थी, आपने देखा लुहारी माइनर थी, बुरथड़ा माइनर थी, और आपके रामगढ़ खेड़ी माइनर थी, कवाड़ी ढैना माइनर थी, और तो अनेक, जैसे एक नहर है दीवाना नहर थी। तो सारियों को हमने तोड़ के और दोबारा उनको चौड़ा और गहरा करने का काम किया। उसके बाद हमारे पास मेरे क्षेत्र में दोनों ही नहरें लगती हैं, JLN भी लगती है और महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है जी। तो हमने उस पर फोकस किया। तो JLN में 310 क्यूसिक पानी हमारे यहाँ रेवाड़ी में आता है, वो भी टच हमारे यहाँ से करके आती है। तो उस समय 310 क्यूसिक पानी को 110 क्यूसिक पानी वहाँ चला जाता था पटौदी में, लेकिन वो भी हमारा दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा है। तो आज आपको ताज्जुब होगा कि 200 क्यूसिक पानी जो आता था, आज हमने उसमें 650 क्यूसिक पानी कराने का काम किया। ठीक इसी तरह से महेंद्रगढ़ कैनाल थी,
उसमें भी आप देखेंगे 450 क्यूसिक पानी आता था, लेकिन आज हमने 1150 क्यूसिक पानी कराने का भी काम करा। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे मेरा ये मानपुरा, नीमोट, जैनाबाद, केटराबाद, ये जो बेल्ट है इसमें 700, 600 फीट गहरा पानी चला गया। लेकिन हमने एक कृष्णावती नदी जो बरसों पहले थी, लेकिन उसका धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमने सजरा निकलवाया और सजरा निकलवा के उस नहर को हमने छटवाया। और जो 3 महीने बारिशों का समय होता है उसमें पानी की मात्रा बहुतायत होती है, और उधर वाले एरिया में भी पानी बहुत होता है, तो वो इधर आता है। तो हमने 3 महीने उसको, उस नदी को छटवा के कृष्णावती को, और उसमें 3 महीने लगातार पानी, ताकि जल स्तर मेंटेन रहे। और आज उसकी बदौलत वहाँ जल स्तर ऊपर आया है, नीचे नहीं जाने दिया। तो इस तरह से पानी की चिंता भी करी है। और दूसरा, हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था को भी मेरे 138 के 38 गाँव में आज वो व्यवस्था बिल्कुल फिट है। हर गांव जो है नहरी जल घर से जुड़े हैं, नहर से, नहरी पानी से जल घर से सारे गांव जुड़े हैं। और आज सारे के सारे जब जुड़े हैं तो उसमें भी 200 करोड़ का काम हमने उसमें भी कराने का किया है। इसी तरह से 190 करोड़ रुपए हमने नहरों में भी कराने का काम किया है। और एक हमारा लो लाइन एरिया था, सुरखपुर, रतनथल, बास, हासा, चांदनवास, खेड़ा, पैरादवास और ये आपका पालावास, ये पूरा का पूरा एरिया जो फ्लड के समय, बारिशों के दौरान लो लाइन एरिया, तो पानी भर जाता, किसान उसमें परेशान था। पिछले 2 साल पहले मैं गया था बारिशों के दिन, तो गांव सुरखपुर में इतना छाती जितना पानी में डूबा खड़ा था। तो हम उस पानी में गए और हमने देखा वाकई में हालत ख़राब है। तो आपको ताजुब होगा कि आज हमने उनमें सब पंपिंग सिस्टम लगाए हैं, पाइप दबा दबा के उसको हम इसी तरह से सारों में, चाननवास में भी, खेड़ा में भी, और ये रतनथल में ना, आपका रतनथल में भी, और ये सुरखपुर में भी, ये सारा का सारा जो लो लाइन एरिया था, इनमें हमने सब में पंपिंग सेट लगवा के और पाइप लाइन बिछा कर वहाँ एक बड़ा टैंक बना के मोटरों लगा कर आज वो उसको लिफ्ट हम लुहारी माइनर में कर रहे हैं। लुहारी माइनर को भी हमने चौड़ा बड़ा कराया, और लुहारी माइनर में जो पानी जा रहा है वो उससे आगे 12 किलोमीटर पे जाके साबी नदी जो पुरानी आपने सुनी होगी, उसमें हम उस पानी को छोड़ते हैं, ताकि ये भी यहाँ जो एरिया है इसमें डूबेगा भी ना हो। तो पानी में जहाँ हमने काम किया, सड़क कनेक्टिविटी में काम किया, और वहीं आप देखेंगे किसानों का उत्पादन जो समय पे, पहली बार इस तरह की सरकार है कि सबके डायरेक्ट खातों में पैसे गए हैं किसान का, चाहे वो मुआवजे का पैसा था, चाहे वो इंश्योरेंस का पैसा था, चाहे वो भावांतर का पैसा था, चाहे आपके फसल खरीद का पैसा था, और चाहे वो आप देखेंगे किसान सहयोग निधि आदरणीय मोदी जी का था। और अभी भी हमने 2-2 हज़ार रुपये खराबे के हर उसको किसान को डालने हैं। तो जो भी जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी, तो किसानों को भी संभाले रखने का काम मेरी पार्टी ने करा है, मेरी सरकार ने किया है। और आप देखेंगे कि पहले लोग 4-4 रात, 5-5 रात मंडियों में पड़े रहते थे, मच्छर काटते रहते थे, लेकिन अब तो आप मंडी में अनाज ले जाओ और आपके 15 दिन में पैसा आपके लेट आते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी सरकार देती है। तो इस तरह की व्यवस्था हमने मंडियों में 3 शेड का भी निर्माण कराया। मंडियों में हमने किसानों के लिए वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब को भी हमने चालू कराया, उसकी भी बिल्डिंग बना के उसमें भी अप्रेंटिस लगा के उसको चालू करा। क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि टेस्ट करा के लाओ शरीर के। तो आज मिट्टी के भी टेस्ट की ज़रूरत है, उसमें क्या उर्वरक क्षमता कितनी है, क्या पैदावार हो सकती है, इसलिए वाटर और सॉइल टेस्टिंग भी हमने वहीं मंडी में, कोसली में खुलवाने का काम किया। इसी तरह से 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे धर्म कांटे होते थे, तो किसान जब अनाज लाता था तो वो धर्म कांटों पे तुलवाने की नौबत आती थी, तो दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज 2-2 धर्म कांटे हमने मंडी में ही लगाने की व्यवस्था करी है। ठीक इसी तरह से आपने अभी बताया कि जिस तरह से सड़कों का आपने मरम्मत किया है, नवीनीकरण किया है, एक सवाल यहाँ बनता है कि कोसली के अंदर एकमात्र ब्रिज जो पुल है, पहले बनने के दौरान लोग काफ़ी परेशान हुए, ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ छोटी छोटी गलियों से, और आज मौजूदा समय में वो ब्रिज को उतारना पड़ा है।
और वहाँ का व्यापारी बड़ा परेशान है, आम जन बड़ा परेशान है। इसको लेकर के क्या मानते हैं आप? बिल्कुल आपकी सही बात है। एक आम आदमी वहाँ परेशानी का दंश झेल रहा है। और ये जो पुल था 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो 2 साल भी वो पुल चला नहीं। और उसकी हालत हमने जब चेक कराया, उसमें हमने 65 लाख रुपए लगा के चेक कराया कि भाई इसकी बेरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, किसी दिन ये हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि वहाँ भी एक शक्तियाँ लगी हुई थी, ठेकेदार जिन्होंने बनाया था, अधिकारी जिनमें फंस रहे थे, तो उस समय के नेता लोग भी थे। तो वो सारे के सारे एक रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगा। उस समय कोविड भी था, किसान आंदोलन भी उस समय चल रहा था, तो दोनों चीज़ों की समस्या थी। तो रिपोर्ट आने में ही 1.5 से 2 साल लग गए, और 1.5 से 2 साल लग गए तो वो हैवी व्हीकल के लिए फिट फॉर नहीं था। तो हमने उसको, और वो कभी भी गिर सकता था, तो फिर हमने उसको सदन में मैंने उठाया। सदन में मैंने उसको पुल के ऊपर कम से कम बाईपास और पुल की बात कम से कम 5-6 बार सदन में भी मैंने रखी। तो आप देखेंगे कि वो फिट नहीं था, इसलिए उसको तोड़ना पड़ा। किसी दिन बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती फिर, क्योंकि किसी के परिवार में आज के लिए इतने तो है नहीं, तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए हमने उसको पुल को तोड़वाना पड़ा। फिर वहाँ राजनीतिकरण हो गया, अब इसको अंडरपास बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, जबकि अंडरपास सबसे बड़ा दुखदाई होता, क्योंकि पानी बारिशों के दौरान भर जाता है, निकलने का जगह नहीं रहती। पहले फ्लाईओवर बन रहा था, हमने कहा फ्लाईओवर ही अभी बनने दो, क्योंकि अब ये तैयार होके आया है। तो 13.5 करोड़ रुपए हमने उसमें दोबारा पुनर्निर्माण के लिए उसका करा, और आज उस पर काम चल रहा है। परेशानी ज़रूर है, क्योंकि जब घर बनेगा या घर में डेंट वेंट होगा तो परेशानी तो परिवार को, उस घर को आती ही है, तो एक दिक्कत तो ज़रूर है। और दूसरा उसमें बाईपास का एक बात थी, तो बाईपास में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आपने पता है चेंज हो गया था, जब इन्होंने लूट मचाई थी 4 और 6 नो के नोटिस लेके कांग्रेस सरकार ने। तो आप देखेंगे कि उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून बदल दिया, और हम किसान की ज़मीन 1 इंच भी उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। तो हम उस डंडे के बल पे नहीं ले सकते थे। तो आज किसान वहाँ एग्री हो गए हैं, 60 लाख रुपए हमने तय करा दिए। फाइल हमारी कंप्लीट होगी। हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में वो पैसा वो उठा लेंगे किसान, तो जल्दी ही उस बाईपास का निर्माण होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने अल्टरनेट एक उसके साथ एक रोड हमने मार्केटिंग बोर्ड का और निकाल रहे हैं, ताकि उसमें काम शुरू हो गया है धड़िया फाटक से लेके और नाहड़ रोड तक PWD तक, ताकि वो थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर हैं, मैं समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ अगर माल तो खा गए कांग्रेसी मिल के, और तकलीफ़ गाली खा रहे हूँ मैं, क्योंकि मेरे समय में हम तोड़वा रहे बनवा रहे, नहीं तो वो ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहता। तो हमने उसमें हिम्मत दिखाई है। और दूसरे ऐसी बहुत सारी अनेक योजनाएं थी जो कांग्रेस हिसाब मांगती फिर रही है। पहले तो वो अपना हिसाब दे कि इसमें किन किन लोगों ने घोटाला करा था, क्या अपने समय में उनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई, क्या कुछ हुआ। केवल ये कह देना सदन में अगर उनके ऊपर ब्लैक लिस्टेड कर दी कंपनी, तो उससे काम नहीं चलता। ब्लैक लिस्टेड से काम नहीं चलता, बल्कि उनके ऊपर हर्जा खर्चा डालना चाहिए। और लोगों की परेशानी की कोई कीमत नहीं है, वो कितने परेशान हैं उसका कौन आकलन करेगा। तो ये तो कांग्रेस ने इसके बाद का जवाब देना चाहिए। सर, आपने तमाम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को बखान किया है, जिस तरह से आपने केंद्र सरकार की भी किया है और साथ ही साथ अपनी खुद की सरकार की बात की है। ऐसी क्या कमी रह गई कि रोहतक जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कोसली जो आपकी खुद की विधानसभा है, वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हारता है और कांग्रेस का सांसद बनता है, कहाँ कमी मानते हैं आप इसको? देखिए, इस बार तो पूरे देश में, खाली कोसली में नहीं, पूरे देश में एक झूठ का प्रचार हुआ, झूठ का बवंडर मचाया गया। संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, 8500 रुपयों के फार्म भरवाए इन्होंने महिलाओं से, गांव-गांव जाके हम 8500 रुपये आपके खातों में आ जाएंगे, और 1-1 लाख रुपए खटाखट आएंगे। आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो खटाखट कहाँ गया, वो 8500 कहाँ गए, अब तो जीत के अब तो दे दो कम से कम। पता तो चले कि लोगों से फार्म भरवाए थे, किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया। और आपको पता है कि हमारा इस तरह के समाजों में बट गया,
और उसका कारण ये हुआ कि सब जगह ही आपने देखा, पिछली बार हमारी 10 की 10 सीटें थी, पूरे देश में भी 303 हमारी सीटें थी, 303 सीटें थी, तो वो सारे में ही फर्क उसका पड़ता है। और एक 10 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग थे तो उनसे थोड़ी नाराज़गी भी होती है। तो कई कारण, उसके एक कारण नहीं था। तीसरा, हमारा सांसद महोदय भी थोड़ा सा ये रहा कि उसने भी कम संभालना था। तो बहुत सारे कारण होते हैं, छोटे छोटे कारण मिलके ही बड़ा कारण में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी कोसली विधानसभा अहीरवाल के अंदर सबसे मजबूत मानी जाती है नौकरियों के अंदर, खासतौर पर सेना के अंदर अगर बात की जाए, पुलिस के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोसली इलाके के आदमी आते हैं। बेल्ट की नौकरी की अगर बात की जाए तो अभी बेल्ट की नौकरी में आपने केंद्र सरकार की योजनाओं का बात है, अग्निवीर का काफ़ी विरोध है आपके इलाके में, क्योंकि उनका मानना है कि स्थायी नौकरी नहीं है, भविष्य उनका है नहीं युवाओं का। आपके इलाके में जाते हैं तो युवा सुबह स्टेडियम के अंदर या सड़कों पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं ताकि भर्ती की तैयारी करें। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र की ऐसी योजना जो धरातल पे कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है बीजेपी के लिए, खासतौर पर आपके लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा क्षेत्र का सैन्य इतिहास है और ये भी ठीक बात है कि बेल्ट का क्षेत्र है। और मेरे क्षेत्र की बड़ी बात यह है कि आज़ादी को कायम रखने के लिए, आज़ादी से पहले भी हमारे क्षेत्र के INA में भी हर गांव से लोग थे और राव तुलाराम के नेतृत्व में 5000 लोगों ने एक दिन में प्राणों की आहुतियाँ दी, वो भी हमारा क्षेत्र में थे। और हमारे क्षेत्र से चाहे बड़गांव की लड़ाई थी, चाहे गोवा की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई थी, हाजी पीर की लड़ाई थी, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी लड़ाई, शांति सेना की थी, कोई ऐसी रजांगला की लड़ाई थी, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें मेरे क्षेत्र का आदमी ना हो। और बड़ी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में इतने बहादुर कौम है, कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती पे गोली खाने का काम किया। और आज उन्हीं की बदौलत आज वो क्षेत्र की पहचान है और उसी की बदौलत आज उन सीमाएं सुरक्षित हैं और हम सब लोग उन चीज़ों का ये समझ सकते हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना तो आसान नहीं था। रजांगला का अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो 118 लोग थे और वो सारे के सारे 100 दक्षिणी हरियाणा के ही थे, जिसमें अग्निवीर कहाँ से आ गई? मैं उस पर आ रहा हूँ। अग्निवीर मान लीजिए आपने 25 लोगों की ही डिमांड है तो उसकी जगह 100 भर्ती कर रहे हैं, 25 तो लग रहे हैं ना, 25 लग भी रहे हैं। 75 को इतना तो 4 साल ट्रेनिंग दे के आ जाते हैं और उसमें पैसा भी लेके आते हैं, खाली बच्चे भी तो क्या करेंगे। तो अग्निवीर तो एक अनुशासन सिखाने का काम करती है, देश के प्रति अटैचमेंट का काम करती है। और आपको पता है कि देश अगर भारत का हर नागरिक सैनिक हो, जैसे इजराइल में है, सारे कोई सेना में थोड़ी है, लेकिन जब भी देश में कोई आफत आती है तो उस तरह की वो ट्रेनिंग शुदा है ताकि वो भी सैनिक बन के हर मोर्चे पे खड़े रहते हैं। तो मैं वो कहना चाहता हूँ हर मोर्चे पे ये जो जवान हमारे हो रहे हैं कि कल कोई भी राइट होगा तो ये लोग खड़े मिलेंगे। तो उसको लेकर होमगार्ड है, NCC है, बचपन से सिखाई जाती है। नहीं, अग्निवीर जो युवा जब सर्विस के लिए हो जाता है, रोजगार के लिए आता है, तब अग्निवीर देकर उनको कौन सा उद्देश्य है? आप अच्छे से समझ रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि वैकेंसी मान लीजिए 25 है तो 25 भर्ती करने की बजाय 75 और कर रहे हैं ना, 100 भर्ती कर रहे हैं ना, तो 75 तैयार कर रहे हैं ना कल। और उसके लिए भी सरकारें, जैसे मेरी सरकार ने कहा है, हरियाणा सरकार ने, हम उनको आरक्षण देंगे, नौकरी की गारंटी देंगे, उनको लोन देंगे, किसी ने अपना प्राइवेट काम करना है तो। लेकिन खाली से तो वो बहुत बढ़िया है। तो यानी कि आप एक तरफ मान रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति है? कौन सी बेरोजगारी? अभी तो आप कह रहे हैं ना कि कितने की भर्ती हर जगह कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी सदा रही है। बेरोजगारी, सरकारी नौकरी कितने % लोगों को मिलती है आपको तो पता है। इससे पहले सारे DC SP थोड़ी लग रहे थे। बेरोजगारी तो हमेशा रही है इस देश में। और बेरोजगारी की बात जब आप कर रहे हो तो ये पहली ऐसी हमारी सरकार है, अगर इस 10 साल में सबके रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। आज हमारे 1,46,000 पक्की नौकरियां हमने दी है और किसी सरकार ने नहीं दी। उड़ान 80,000 नौकरियां दी थी 10 साल में, हम 1,46,000 पक्की नौकरियां, और अभी 1,20,000 लोगों को हमने गारंटी दी है जो HKRN में थे। अगर उनको उनकी परमानेंट गारंटी दी है, 58 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता। तो इस तरह की व्यवस्था बनाने का काम किया है। तो आप ये नहीं कह सकते बेरोजगारी तो रहेगी, सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन हम कहीं स्टार्टअप है, कहीं हमारा स्टैंडअप है, कहीं इंडस्ट्री लघु उद्योग है, जैसे आपने ये सवाल कर लिया। तो मेरे 2 ब्लॉक जो हैं,
वो हमने MSME के NOC जोन घोषित कराए हैं। एक जाटूसाना का कराया है, एक नाहड़ का कराया है, ताकि लोग उनको NOC जोन घोषित इसलिए कराया अब वो अपना कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग लगा सकते हैं, जिसमें सरकार इस तरह की गारंटी भी देती है। उनको लोन की गारंटी है, इंटरेस्ट की गारंटी है, उनमें आपने देखा पावर की गारंटी है, बिजली की गारंटी है, और डेवलप करके भी दे रहे हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि एक दिन में सब चीज़ हो जाएगी, इनमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। क्योंकि बावड़ में आपने देखा कि आज से 40 साल पहले एक ग्रोथ सेंटर खुला था, आज वो इंडस्ट्री हब है। तो 4 साल में इतना बड़ा नहीं हो जाने का, लेकिन एक धरातल पे हमने एक बेस दे दिया। आने वाले 10-20 साल में वहाँ भी आपको ये चमत्कार देखने को मिलेगा। जी, अब एक राजनीतिक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि अभी मौजूदा स्थिति है, टिकटों के बंटवारे की बात चल रही है, तो आप अपने आपको किस पायदान पे मानते हैं पार्टी में टिकट की स्थिति के अंदर? देखिए, टिकटों का तो चुनाव आ रहा है तो है भी, लेकिन टिकटें तो हमारा सेंटर जो है संगठन है, प्रदेश का संगठन है, तो ये सब तय करते हैं। इसका निर्णय मैं उसमें कहीं नहीं हूँ, मैं ये बता पाऊँ अब मैं कौन से पायदान पे हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि संगठन जहाँ चाहेगा हमारा इस्तेमाल करेगा। जी, अहिरवाल के एक बड़े कदावर नेता की विशेष आशीर्वाद आप कर रहा है, विशेष अनुकंपा भी कहा जा सकता है, विशेष सहयोग भी हो सकता है। कहीं न कहीं नाराज़गी राजनीतिक गलियारों के अंदर दिखाई दे रही है और उनकी नाराज़गी से मायने निकाले जा रहे हैं कि आपकी टिकट कट रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। राव इंद्रजीत, आपने तो नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूँ। जी, राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। और उनका प्रभाव भी पूरे क्षेत्र में है, और उनका आशीर्वाद पहले भी रहा है, आज भी आशीर्वाद है। तो भले ही सब गलियारों में दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई स्थिति, हर बार की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उनके हिसाब से उनको भी चलना होता है। नए चेहरों की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है पार्टी टिकट की। नहीं, नयों को भी मौका मिलेगा, पुरानों का भी आना। जोश और हौस दोनों ही चलते हैं ना। यंग भी चाहिए और बुजुर्ग भी, अनुभवी लोग चाहिए, तभी सत्ता चलती है। ऐसे कौन सा काम रह गया जो आपको अगर जनता दोबारा मौका दे, पार्टी दोबारा टिकट दे और जनता आपको चुन करके भेजे विधानसभा के अंदर, तो आपको करवाना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे काम रहेंगे जो पाइपलाइन में है। सबसे पहले तो डहीना का सब डिवीज़न पाइपलाइन में है, हम उस पर फोकस करेंगे। और दूसरा हमारा जो कोसली सब डिवीज़न है, उस पर खंड कार्यालय पंचायत का नहीं है, वो भी हमारी मुख्य डिमांड है। इसी तरह से एक आयुर्वेदिक कॉलेज जो भाकली का है, जो मैं सदन में कई बार बोला हूँ, वो एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी, क्योंकि एलोपैथिक के साथ साथ अगर आयुर्वेद की भी सुविधाएं लोकल एरिया में मिले तो ये भी अच्छा रहेगा। और इसी तरह से एक होम्योपैथिक कॉलेज की भी, वेटनरी कॉलेज की भी हमने डिमांड उठाई सदन में, क्योंकि वो, और मैं 40 बार सदन में इस क्षेत्र की आवाज़ बन के गूंजा हूँ, क्योंकि लोगों ने आशीर्वाद दिया था तो उनकी आवाज़ ज़रूरी थी सदन में उठाना। और बहुत सारी चीज़ों पे आप देखेंगे उन पे काम भी हुआ है जो हमने उठाई। 1150 करोड़ रुपए के आसपास हमने काम हल्के में कराए हैं। इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, जहाँ अल्पमत की सरकार थी, जहाँ कोविड था, जहाँ किसान आंदोलन था, सारी परिस्थितियों के बावजूद भी 1150 करोड़ रुपए लगाने का काम किया। और अल्पमत तो सरकार आपको पता ही है, या तो कहते हैं ना हमारे देश की कहावत है, या तो हमारे भादवे का घाम या हमारे साथी का काम। तो हमने दोनों परिस्थितियों में काम किया है, तो इसलिए आज मैं अपने काम से काफ़ी संतुष्ट हूँ। लेकिन विकास कभी अंतिम नहीं होता। विकास जब तक मानव रहेगा, चलता रहेगा, और डिमांडें बढ़ती रहेंगी, पुरानी चीज़ें लोग भूलते जाएंगे, नई नई चीज़ें याद करते रहेंगे। एक मेरा और सपना भी है इसमें, अगर हमारा रुल्लाहिर में रीजनल सेंटर जो है, उस रीजनल सेंटर को हम चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी का दर्जा भी उसको मिले। और एक हमारा, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे क्षेत्र का सैन्य इतिहास की चर्चा कर दी, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी पहचान इस क्षेत्र को हमेशा लोग देखने आए। तो एक ऐसा शहीद धाम बने, सैनिक धाम बने, ताकि लोग आके देखें वाकई में ही आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरणा लें। वो मेरा एक सपना है, उसको अच्छे से हम उस धाम को बनाएं, ताकि बहुत दूर दूर तक के लोग ये समझें कि ऐसा कहावत ही नहीं है इस क्षेत्र के लिए सैनिकों की, ऐसे लोगों का मन भी है, उनकी ऐसे पूजा भी करते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो, और मैंने कहा ना जैसे कि विकास का कभी एंड नहीं होता।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव जी, जिनका मानना है कि कहीं न कहीं पार्टी में भी कहीं इस तरह की बातें या आभास इस तरह का दिखाई दे रहा है कि कहीं बदलाव होता है तो उनको मंजूर होगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो निश्चित तौर पर मंजूर होगा। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, कोसली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।